राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाटक की कि नाटक क्या है। भाई, हम क्लासरूम में जाते हैं, हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत तो है ही, साथ में बच्चे जो रियल चीज़ों से यानी एक्सपीरियंस से खुद के जो अनुभव करते हैं वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चे को जैसे फील्ड ट्रिप पर लेके जा रहे हैं तो उसने खुद से देखा, कुछ डिस्कवरी की, तो उसके बाद उससे जो अनुभव मिले उससे लाइफ टाइम होल मतलब लाइफ याद रहते हैं। ऐसे ही जब बच्चा ना किसी कहानी को लेता है और कोई कहानी हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जब रोल प्ले करता है तो उसे उसके अंदर ना संवेदनात्मक विकास होता है, इमोशंस उसके क्या बेहतर होते हैं, हर पक्ष में बच्चा डेवलप हो पाता है। यानी रोल प्ले ना एक महत्वपूर्ण चीज़ है कक्षा की। ठीक, तो बच्चा रोल प्ले करेगा, किसी में पार्टिसिपेट करेगा, किसी का किरदार निभाएगा। जैसे होटल आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है कि होटल आप गए हैं और आपको वेटर को बुला के ऑर्डर देना है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि आप एक वेटर हैं, वेटर बने हुए हैं, तो आपको जो कस्टमर आएंगे तो क्या करेंगे, आप उनका ऑर्डर लेंगे। ठीक, तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो सीटेट में आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या है, बच्चे को रोल प्ले करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यानी अगर हम बात करें तो नाटक से क्या अभिप्राय है, नाटक क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से मूल महत्वपूर्ण तत्व है, ये आपको लॉन्ग में देखने के लिए मिल जाएगा। शिक्षा में नाटक का महत्व क्या है हम लोग स्पष्ट करते हैं, अथवा दूसरे अगर तरीके से आएगा तो नाटक, देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है पर आता है ज़रूर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं या आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा या आपको मिलेगा देखने के लिए लॉन्ग में या शॉर्ट में, कहीं ना कहीं आपको जरूर ये देखने के लिए मिलेगा। फिर कह रहे नाटक के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, नाटक के मूल तत्वों को समझाइए और नाटक शिक्षा में नाटक के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए, जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, आप जितने भी नाटककार हैं उनको भी मैं पढ़ा दूंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी हैं कि कौन से, जैसे रोमियो जूलियट हमें बहुत ज़्यादा फेमस है, हम लोग देखते हैं शेक्सपियर का, या फिर हम लोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। तो ये सभी क्या है, नाटककार भी हैं, इन्होंने नाटकों की भी रचना की है। और मुंशी प्रेमचंद जी से हम लोग सभी परिचित हैं, तो उन्होंने भी कई सारे नाटकों का निर्माण किया है। ठीक, तो आप भी किसी नाटक की रचना कर सकते हैं, बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं किसी नए नाटक का निर्माण करने के लिए। तो अगर हम बात देखें तो नाटक का स्वरूप क्या है यानी अर्थ क्या है, कह रहे हैं प्रयोजन तथा रसास्वाद के उपकरण के आधार पर काव्य और दृश्य और श्रव्य को दो प्रमुख भेद हैं। देखिए, दृश्य का मतलब जो सुनाई भी दे और जो दिखाई भी दे, और उसमें ना कुछ सौंदर्यात्मक हो यानी रसानुभूति हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नाटक कहेंगे। कहने भारतीय साहित्य शास्त्रीय ने क्या श्रव्य एवं काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य को प्रधानता दी है, जो दिखाई दे और जो कहा जा सके। कह रहे श्रव्य काव्य केवल सुना या पढ़ा ही जा सकता है, उसका प्रधान क्या होता है, उसका प्रधान गुण है श्रवणीयता, मतलब केवल सुना जा सकता है। लेकिन नाटक क्या है, प्रदर्शन द्वारा किया जाता है, जैसे प्रदर्शन किया जा सकता है उसमें। कह रहे हैं रस पोषण के लिए कवि शब्द चित्रों को विधान पर कल्पना के बल पर मानसिक चित्र प्रस्तुत कर रसास्वादन में समर्थ होता है। फिर कह रहे हैं कि दृश्य काव्य वास्तविकता का प्रत्यक्ष चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित करके रसानुभूति में विशेष समर्थ होता है। अगला अगर हम देखें तो इसमें कह रहे हैं जो नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि ने दृश्य काव्य के लिए नाट्य शब्द का प्रयोग किया। देखिए, एक ग्रंथ था भरत मुनि द्वारा रचित, उसमें क्या है, नाट्य शब्द का प्रयोग किया गया था। नाट्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नट धातु से हुई है। आप लोग देखते होंगे वो जो रस्सी पे चलते हैं उनको भी नट कहते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीके से नाटक ही तो करते हैं, नाटक या फिर खेल दिखाते हैं, कहते हैं। कह रहे जिसका अभिप्राय अनुकरण करना है, अनुकरण का मतलब ले लेना। बच्चा इमिटेट करता है ना, आपने किसी को देखा काम करते देखा, आपने किसी को सिगरेट पीते देखा तो आप सिगरेट पीना सीख गए, आपने किसी को प्रवचन देते देखा तो आप प्रवचन देना सीख गए, आपका जैसा इन्वायरमेंट था आपने वैसा ही अनुकरण कर लिया। तो नट का अर्थ हो रहा है अनुकरण करना, जिसमें सभी प्रकार के मानवों के चरित्रों भावों का अनुकरण किया जाता है। आप नाटक देखते ही हैं, आप देख रहे हैं कोकिला वाला नाटक देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक कैरेक्टर, क्या वो रियल में ऐसी होंगी, नहीं ना, तो उन्होंने एक रोल ले रखा है जिसको वो अदा कर रही हैं। ऐसे ही कोई भी एक ऐसा ड्रामा उठा लेते हैं जिसमें हम देखते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोगों का रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो अपने रियल लाइफ में भी ऐसे होंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका आवरण चढ़ा रखा है कि वो ऐसे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं वही नाट्य या नाटक है। यानी जब हम कह सकते हैं स्पष्ट भाव में अगर हम देखें तो मानवों के चरित्र और भावों का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। यानी हम किसी और की जो भाव है वो अपने समझ सकें और उसको, जैसे हम नकल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा बच्चा है अपने पापा की नकल करके दिखा रहा है कि पापा मेरे ऐसे करते हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक नाटक ही तो कर रहा है। लोग कहते हैं ज्यादा नाटक मत करो, क्यों, क्योंकि वो वहां पे क्या है, तुम्हारे जैसे भाव को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
फिर अगर हम देखें तो कह रहे हैं दश रूपककार धनंजय ने एक और हैं जिनका नाम है धनंजय ने नाटक का एक पर्याय रूपक भी स्वीकार किया है। उन्होंने अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहा है और अनुकरण को दृश्य अर्थात नेत्रों का विषय बताया है। नाटक इन्होंने जो धनंजय है तो उन्होंने कहा है कि जो नाटक है वो नेत्रों का विषय है, देखने का विषय है। कह रहे हैं दृश्य काव्य का रूपक में अभिनय को प्रधानता दी जाती है कि हम लोग अभिनय द्वारा अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। अनुकर में अनुकार्य का आरोप करना ही रूपक है। फिर देखिए कह रहे हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार अभिनय संबंधी अधिकांश लक्षणों का समावेश नाटक के अंतर्गत हो जाता है। यही कारण है कि रूपक का एक भेद होते हुए भी इसे इतनी प्रधानता नहीं कि आगे रचे जाने वाले सभी प्रकार के रूपकों को नाटक की संज्ञा प्रदान की जा सके। अब देखिए कह रहे हैं भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार जो नाटक है उसकी कथा वस्तु बहुत प्रख्यात है, अर्थात पुराण, इतिहास आदि में क्या है प्रसिद्ध होनी चाहिए। इसका नायक कोई राजा, राजऋषि, दिव्य कोई व्यक्ति होता है। नायक धीरोदत्त होना चाहिए। नाटक में श्रृंगार एवं वीर दो में से एक रस प्रधान रहता है। देखिए हमारे कई सारे रस हैं, ठीक है, हम 8 रसों को पढ़ते हैं, ठीक है, हम देखते ही होंगे। अनुप्रास है, नहीं सॉरी वो अलंकार होते हैं, वीर रस है या सौंदर्य रस है, ठीक, तो ये सारे क्या है हमारे रस हैं। श्रृंगार रस हो गया और कई सारे ऐसे हैं कि मतलब जो जिनका नाटकों में समाहित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर और अन्य रस उसके अंग या सहायक रूपक और रूपक एक अलंकार भी है। फिर कह रहे हैं अंगों की संख्या 5 में से 10 तक होनी चाहिए। नाटक क्योंकि अंकों में होता है, जो नाटक है वो अंकों में होता है जिनकी संख्या 10 से 5 से 10 होनी चाहिए। कह रहे नाटक के कथानक का विकास संक्षिप्त वृत्त में होना चाहिए। कथा वस्तु का संयोजन कार्यावस्थाओं, अर्थ, प्रकृतियों एवं पंच सादियों के संगठन द्वारा होना अपेक्षित है। नाटक में संक्षेप में अगर हम कहें तो नाटक में प्रभावोत्पादकता के साथ ही नाटक के सभी तत्वों को एकत्र संजोए और समुचित रूप में होने की अभिष्ट है। देखिए अगर नाटक कुछ आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वो नाटक नहीं है। वो जो नाटक है वो आपको प्रभावित करना चाहिए और कुछ नया उत्पादित होना चाहिए, कुछ नया। देखिए जैसा आप देख रहे हैं, आपने किसी को चीज़ को देखा, आप वैसे ही कर देंगे तो अच्छा नहीं है। आप जैसे हम लोग देखते ही हैं जो सचिन उनकी महेंद्र सिंह धोनी थी की जो मूवी बनी है, तो आपको क्या लगता है उनका पूरा कैरेक्टर वैसे चला होगा? नहीं, कुछ अपने पास से जो क्रिएटर होगा उसने कुछ अपने पास से डाला होगा, कुछ चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी से पूछी होंगी, डाली होंगी, ज़्यादातर चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेटेड है, लेकिन कुछ अपने पास से ऐड किया होगा। तो वो देखिए कितना अच्छी उन्होंने फिल्म तैयार की। ऐसे ही नाटक में क्या होता है, हम कुछ चीज़ें देखते हैं, मिक्स करते हैं, कई सारी चीज़ों को हमने रियल लाइफ से की, कंटेंट उठा लिया रियल लाइफ से और अपने पास से कुछ ऐड कर दिया कि ऐसा हो सकता है, तो वो नाटक में रस आ जाता है जो कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिर कह रहे हैं वर्तमान और इससे बच्चे का संप्रेषण की जो कौशल है वो विकसित होता है, सामाजिक कौशल वो विकसित होता है, कई तरीके के कौशल विकसित होते हैं जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं। फिर कह रहे हैं वर्तमान युग में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से नाटकों की उक्ति प्रवृत्तियों से पर्याप्त परिवर्तन हो गया और नवीन प्रवृत्तियों का समावेश नाट्य कला में समाज और युग के अनुरूप होता है। ठीक, फिर देखिए कह रहे हैं नाटक के मूल तत्व। देखिए नाटक जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख के जरूर जाइएगा। कह रहे हैं भारतीय आचार्य ने नाटक के मूल तत्व वस्तु, नेता या पात्र और रस माने हैं। अगर किसी नाटक में वस्तु, पात्र और जो रस, अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नाटक है और उसमें नाटक जो मेन पार्ट है, जो हीरो है, वही अच्छा नहीं है, ना वो डायलॉग अच्छे बोलता है, ना उसकी शक्ल देखने में अच्छी, तो क्या वो नाटक है? या फिल्म की बात कर ले रहा है कोई हीरो, आप किसी ऐसे नाटक को देख रहे हैं जिसमें हीरो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, काला सा है, या फिर मैं मतलब पर्टिकुलर काले की बात नहीं कर रही हूँ ना, उसको मतलब बता रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ उसको बोलना नहीं आता होगा, वो अटक के बोलता है, तो कैसा लगेगा आपको नाटक देखने में? थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, या वो दिखने में अजीब सा लगता है, उसके बाल बहुत बड़े से हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। यानी और ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से वाली दिखाई गई है कोई महिला और उसको ना बिल्कुल पतला दुबला दिखाया गया है, तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब पात्र के हिसाब से होना चाहिए। कोई गुस्सा करने वाली तो मोटी ताजी होनी चाहिए, थोड़ी सी है ना, हेल्दी सी, तो पात्र के हिसाब से होनी चाहिए। विषय वस्तु अच्छी होनी चाहिए। कह रहे पश्चिमी विद्वानों ने नाटकीय तत्वों का वस्तु, पात्र, कथोपकथन शैली, देश काल एवं उद्देश्य के रूप में विस्तार किया है।
फिर कह रहे हैं उद्देश्य के रूप में विस्तार किया है। कह रहे हैं समीक्षा की दृष्टि से आज नाटक को अन्य काव्य रूपों के समान 6 तत्वों में ही विभाजित करना सुविधाजनक है। भारतीय दृष्टि से पात्र, कथोपकथन और देश काल का समावेश नेता तत्वों में तथा शैली और उद्देश्य को रस के अंतर्गत ग्रहण कर लिया है। मानव व्यापार एवं उसकी घटनाओं के आधार पर नाटक का निर्णय होता है, अतः उन्हें कथा वस्तु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यही नाटक का प्राण तत्व है। अगर कथा वस्तु उसकी अच्छी या बेहतर नहीं है किसी नाटक की, तो उस नाटक में एक समझ लीजिए आत्मा जैसे शरीर में नहीं होती है, वैसे ही किसी भी नाटक में जान नहीं होगी अगर उसकी कथा वस्तु बेहतर और अच्छी नहीं बनी है। कह रहे महत्व की दृष्टि से वस्तु के 2 प्रमुख भेद हैं, एक तो आधिकारिक, दूसरा प्रासंगिक। प्रधान पात्र या नायक से संबंधित आधिकारिक वस्तु कहलाती है। फिर कह रहे हैं प्रधान कथा वस्तु के साधन इतिवृत्त को प्रासंगिक या गौड़ वस्तु करते हैं। फिर कह रहे हैं नाटक की कथा वस्तु घात प्रतिघात के समान पर विकसित होती है। काल व्यापार को दृष्टि से कथानक के विकास का 5वां अवस्थाएं हैं। फिर कह रहे हैं आरंभ, प्रत्न, प्रत्याशाएं, फिर नियातृप्ति और फलागम। पाश्चात्य विद्वानों ने कथा में फल के स्थान पर संघर्ष को प्रमुखता दी है और काल व्यापार को आरंभ, विकसित, चरम सीमा, उतार तथा अंत के रूप में विभाजित किया है। अवस्था के साथ प्रयोजन की सिद्धि के लिए बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य नामक अर्थ प्रक्रियाएं स्वीकार की गई हैं। अवस्था तथा प्रकृति के समन्वय से 5 संधियों, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन का सर्जन होता है। इन सब के परस्पर सामंजस्य में ही नाटक की सफलता एवं रहस्य निहित है। कथानक में संक्षिप्तता, रोचकता, सुगठिता, तीव्रता एवं मार्मिकता का होना भी अनिवार्य है। वस्तु की भांति पात्र या चरित्र चित्रण भी नाटक का प्रमुख तत्व है। कथानक का संबंध पात्रों से और पात्रों का जीवन की घटनाओं से रहता है, अतः वस्तु और पात्र का अन्योन्याश्रित संबंध है। पुरुष पात्रों में नायक सर्वप्रधान होता है जो फल का अधिकारी है। पात्रों के चरित्र विकास में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के सहारे स्वाभाविकता और प्रभावोत्पादकता आती है। कह रहे हैं कथा वस्तु के उद्घाटन और चरित्र के विकास दोनों के लिए ही एकमात्र साधन संवाद है। अगर आप कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इससे बेहतर होता है जो नाटक का अपेक्षित तत्व और जिसके अभाव में नाटक का अस्तित्व ही संभव नहीं है। वस्तुतः नाटक संवादनात्मक कला है क्योंकि इसमें प्रारंभ से अंत तक कथोपकथन का ही विस्तार किया जाता है। वस्तु, चरित्र, वातावरण, भाव, संवेदन, द्वंद्व आदि सभी संवाद में ही अंतर्निहित रहते हैं। संवाद संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, वाग्वैदग्ध्य युक्त कथा सूत्र को गति देने वाले, प्रभावोत्पादक एवं मनोवैज्ञानिकता से युक्त होने चाहिए। फिर कह रहे हैं नाटक की सफलता उसके प्रमुख तत्व भाषा शैली पर आधारित है जो नाटककार के व्यक्तित्व से संबंधित है। नाटक की भाषा विषय, परिस्थिति एवं पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा में साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ जनवाणी के प्रतिनिधित्व का गुण भी अपेक्षित है। देश काल में घटनाओं के स्थान और समय के साथ तत्कालीन रीति रिवाज, परंपराएं, पात्रों की वेशभूषा, रहन सहन का ढंग, सजावट की पद्धति, आचार व्यवहार तथा वातावरण आदि सब कुछ आ जाता है। ऐतिहासिक नाटकों में देश काल का यथार्थ चित्रण एक अनिवार्य अंग है। नाटक की रचना के मूल में जो लक्ष्य रहता है वही उद्देश्य है। मनोरंजन के अतिरिक्त नाटक में जीवन, समाज, किसी महान पुरुष के महत्व, कार्य, आदर्श हम देखते हैं। अगर कोई नाटक कर रहा है तो उसमें क्या होता है, किसी भाई दैनिक जीवन के बारे में बताया जाएगा। अगर कोई महात्मा गांधी से संबंधित नाटक हो सकता है कि उन्होंने कैसे कैसे योगदान दिया, या और किसी महापुरुष के बारे में हो सकता है ना। तो जनजीवन से संबंधित हो सकता है जिसमें आदर्श, भाव, संदेश होता है। देखिए हम कोई नाटक देखते हैं या फिर कोई भी, तो हर कोई इंसान अपना अपना प्रोस्पेक्टिव देखता है उसमें, और हर किसी को एक ना एक संदेश होता ही है। ठीक, अगर ऐसा कोई नाटक आप देख रहे हैं जिससे आपको कोई संदेश नहीं मिल रहा तो बेकार है देखना। कह रहे चरित्र के उद्घाटन का लक्ष्य निहित रहता है। कह रहे हैं रंगमंच या अभिनेता भी नाटक का ही एक आवश्यक तत्व है। वस्तुतः नाटक की कला मूलतः रंगमंच से संबंधित है। इसका निर्माण अनुकरण पर आधारित है। कह रहे हैं जिसकी पूर्णतया रंगमंच पर ही संभव है। रंगमंच का मतलब एक स्टेज थिएटर की बात होती है जिसको हम कहते हैं। अतः अभिनेता नाटक का एक विशेष गुण माना जाता है। अब देखिए शिक्षा में नाटक का क्या महत्व है। कह रहे हैं नाटक काव्य का महत्वपूर्ण भेद है। रसास्वादन तथा
प्रभावात्मकता दोनों ही दृष्टियों से दृश्य काव्य श्रव्य काव्य से श्रेष्ठ माना जाता है। काव्येषु नाटकम रम्यम के अनुसार काव्य में नाटक अधिक रमणीय होता है। श्रव्य काव्य शिक्षितों से संबंधित है, परंतु दृश्य काव्य सामान्य जनता की वस्तु है। उसके विनोद और हित के लिए नाटक या दृश्य का निर्माण हुआ है। नाटक में मानव जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण रहता है, अतः वह यथार्थ जीवन के अधिक निकट है। नाटक में लोक रंजन और सामाजिकता की मूल भावना निहित होती है। अभिनेता अपने अभिनय द्वारा नाटक के दृश्यों को इतने सजीव रूप से प्रस्तुत करता है कि दर्शक रसमग्न हो जाते हैं। अतः शास्त्रीय एवं कलात्मक आधार पर नाटक का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इसमें जातीय जीवन की जीवंत छटा देखी जा सकती है। नाट्य कला ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। नाटक की इन्हीं समस्त विशेषताओं को लक्षित करते हुए भरत मुनि का कथन है कि योग कर्म समस्त शास्त्र सारे शिल्प और विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं है जो नाटक में ना पाया जाए। नाटक में घटनाएं वर्णित नहीं घटित होती हैं। यह खेल के साथ साथ विनोद, विश्रांति और उपदेश का साधन एवं लोक संभाव का अनुकरण है। नाटक के द्वारा लोक चरित्र का बोध होता है। मानवीय शुभाशुभ प्रवृत्तियों तथा उसके कर्म और भावना का भी स्पष्ट ज्ञान नाटक के द्वारा ही संभव है। अतः नाटक काव्य में सर्वाधिक उपादेय तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवित्व की चरम सीमा नाटक है। वस्तुतः सफल नाटक का निर्माण करने वाला ही पूर्ण कवि है। शिक्षा चाहे वह स्कूल स्तर की हो या कॉलेज स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की, नाटक हर स्तर पर शिक्षा एवं विद्यार्थी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इस विधा के द्वारा विद्यार्थी का मानसिक स्तर विकसित होता है और वह स्वयं को एक दूसरे को समझने में सक्षम हो जाता है। फिर कह रहे हैं कैथलीन गैलेगर का कथन है कि नाटक के द्वारा शिक्षा देने का कोई शैक्षिक मॉडल तो उपलब्ध नहीं है, किंतु नाटक द्वारा शिक्षा में एक ओर तो अनुभवों का अर्थ स्पष्ट होता है, तो दूसरी ओर अभिनेता के रूप में हम अपनी व्यक्तिगत सोच को संसार के सम्मुख रख पाते हैं। संसार में अपने किस प्रकार व्यक्त किया जाए और पारस्परिक संबंधों का क्या स्वरूप हो, यह इस माध्यम से आसानी से समझा या सीखा जा सकता है। हम देखते हैं बच्चों को, अगर हम पूरा पहले से ही बना के देख रहे हैं कि सोसाइटी में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी या ऐसे लोग बात करते हैं, तो बच्चा जाहिर सी बात है सीख जाएगा। कह रहे शिक्षा में नाट्य विद्या की उपदेयता को कब 1960 में सर्वप्रथम विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। मोनिका प्रेंडगास्ट और जूलियाना सेक्सटन ने शिक्षा जगत में नाटक विधा के उपयोग पर सर्वप्रथम कार्य किया। शिक्षा जगत में नाट्य प्रयोग के अंतर्गत एक संस्था को शैक्षिक वातावरण एवं व्यवस्था में रहकर ही युवा वर्ग के लिए नाटक प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत परस्पर संवाद एवं प्रदर्शन दोनों ही आवश्यक है। लियान होरे का कथन है कि शिक्षा के क्षेत्र में नाटक बहुत ही उपयोगी है। नाटकीय तत्व जिसके साथ परस्पर संवाद शामिल हो और जिसमें दर्शकों की भी भागीदारी हो। कलाकार और अध्यापक के सामूहिक कार्य के रूप में शैक्षिक या सामाजिक लक्ष्य को पाने में सफल होते हैं। निश्चय ही नाटक के विभिन्न आवश्यक अंग इसमें महती भूमिका निभाते हैं। कह रहे हैं हेलन निकोलसन का कथन है कि इस महत्वपूर्ण कार्य में व्यावसायिक नाट्यकर्मी एवं नाट्य निर्माता युवा लोगों के साथ काम करते हैं। इस दौरान हर प्रकार की शिक्षा व्यवस्था एक वातावरण का उन्हें अनुभव हो जाता है और उसके बारे में पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। वे कह रहे हैं यहाँ यह बता देना प्रासंगिक होगा कि शिक्षा क्षेत्र में नाटक की उपदेयता के संदर्भ में एक नया वाक्यांश टेक्सास विश्वविद्यालय में सृजित किया गया है, जिसमें थिएटर फॉर डायलॉग अर्थात संवाद के लिए नाटक ऑस्टिन कैंपस कम्युनिटी द्वारा इसे यह नाम दिया गया है। इस विधा में उन्होंने अनेक तरीके और सिद्धांतों को स्थान दिया है। देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।